पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन न्यूज की। उसके पहले आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण के बीच बर्ड फ्लू का बढ़ा खतरा। अब तक जिले में 4 कौवे और 3 मुर्गियों की हुई मौत। पशु चिकित्सा विभाग के द्वारा की जा रही है मृत पक्षियों की रैंडम सैंपलिंग। जिले में लगातार पक्षियों के मरने की खबरें मिल रही है। वारासिवनी में एक दिन पहले जहां 4 कौवे मृत मिले थे, वहीं आज फिर 3 मुर्गियों के मरने की खबर सामने आई है। इसके साथ ही जिले में मृत पक्षियों की संख्या 6 के पार हो गई है। इन सभी मृत कौवे और मुर्गियों के सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट जल्द ही आने की संभावना है। बर्ड फ्लू का असर पता करने के लिए पशु चिकित्सा विभाग की प्रयोगशाला की ओर से जिले भर में पक्षियों की रैंडम सैंपलिंग करवाई जा रही है। इसके तहत वारासिवनी और बालाघाट में पोल्ट्री फार्मों को मुर्गियों के मौत की सूचना देने के लिए कहा गया है। वहीं वारासिवनी में 2 कौवों के मरने के बाद उनके सैंपल लेकर भोपाल प्रयोगशाला को भेजा गया है। इसके साथ ही रामपायली में पक्षियों के मरने की खबरें सामने आई थी। हालांकि यहां पर प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी के द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो वहां किसी भी प्रकार के मृत पक्षी नहीं मिले हैं। विभाग द्वारा निर्देशित किया गया है कि जहां पर भी मृत पक्षी पाए जाते हैं उसकी सूचना तत्काल विभाग को दे, ताकि नमूने लेकर प्रयोगशाला को भेजा जा सके। वारासिवनी में आज 3 मुर्गियों के मरने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पे मौके पर मैं गया और उनका निरीक्षण किया। प्रथम दृष्टया तो सिम्टम नहीं लगे, परंतु एहतियात के तौर पर उनके सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और जिन्हें पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जा रहा है। एक कौवे की मरने की जानकारी थी। हाँ, 2 कौवे की मरने की सूचना प्राप्त हुई है। उनके भी सैंपल वारासिवनी प्रॉपर के ही हैं, उनके भी सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं और सैंपल कलेक्ट करके स्टेट DI लैब भोपाल भेजा जाएगा। विभाग द्वारा सभी पशुपालकों को, ग्रामीण जनों से ये निवेदन किया गया है कि आपके आसपास प्रवासी पक्षी या पालतू पक्षी या फिर मुर्गियों में ऐसे ही कोई अगर लक्षण दिखाई दे या अप्राकृतिक अधिक संख्या में मृत्यु हो रही हो तो वो तत्काल पशु चिकित्सा विभाग को सूचना दें, जिस पे हम तुरंत एक्शन लेंगे। सर, जिले में कितने पोल्ट्री फार्म हैं अभी तक? अभी इसकी जानकारी मंगवाई गई है। करंट में एक्चुअली क्या है, पहले बहुत सारे पोल्ट्री फार्म चल रहे थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान वो बंद हो चुके हैं, तो अभी फिर से रीस्टार्ट कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया। इसकी जानकारी के लिए हमने निर्धारित प्रपत्र में जानकारी मंगवाए हैं 1-2 दिन। बंजर नदी को उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे जिले के रेत माफिया। बिना स्वीकृति के सुरवाई घाट से निकाली जा चुकी है हजारों डंपर रेत। प्रशासन बना हुआ है मूक दर्शक। एक और जहां मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही का दावा कर अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर उनके ही पार्टी के लोग कारोबार की आड़ में अवैध उत्खनन कर पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ रहे हैं। ताज़ा मामला बैहर क्षेत्र में सामने आया है, जहां कान्हा बफर जोन इलाके से होकर गुजरने वाली बंजर नदी के सुरवाई घाट में रेत ठेकेदार और भाजपा नेता राजेश पाठक के द्वारा बिना किसी दबाव के बंजर नदी से रेत का अवैध तरीके से उत्खनन करवाया जा रहा है। यहां पर ठेकेदार राजेश पाठक के द्वारा NP सिंह नाम के कारोबारी को उत्खनन के कार्य में लगाया गया है, जबकि यह घाट स्वीकृत ही नहीं है और ना ही शासन प्रशासन ने बंजर नदी में खनन के लिए किसी प्रकार की स्वीकृति प्रदान की है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बिना स्वीकृति के ठेकेदार के द्वारा बंजर नदी को छलनी कैसे किया जा रहा है।
क्या बालाघाट जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाए जा रहे माफियाओं के खिलाफ अभियान की कोई परवाह नहीं है, या फिर भाजपा जैसी पार्टी से होने के कारण ठेकेदारों पर प्रशासन का जोर नहीं चल रहा है? बहरहाल जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि जिले में प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक बना हुआ है। ठेकेदार और भाजपा नेता राजेश पाठक के आगे खनिज प्रशासन से लेकर राजस्व विभाग, वन विभाग और पुलिस विभाग किसी की नहीं चल रही है। इसी का फायदा उठाकर ठेकेदार के द्वारा वैसी नदियों को भी उजाड़ा जा रहा है जिसमें खनन के लिए रोक लगी हुई है। आपको बता दें कि बंजर नदी कान्हा कॉरिडोर के अंतर्गत बैहर और परसवाड़ा से होकर गुजरती है। यह बफर जोन इलाके में होने के कारण इस नदी में रेत के खनन और परिवहन को लेकर पूरी तरह से रोक लगी हुई है। लेकिन वन विभाग, खनिज विभाग और राजस्व विभाग की मिलीभगत के चलते यहां पर ठेकेदार के द्वारा बाहर से मशीनें और मजदूर लगाकर रेत की चोरी की जा रही है। देखना यह होगा कि आखिरकार इस मामले में प्रशासन क्या रुख अपनाता है, या फिर ठेकेदार पर रहमो करम का सिलसिला ही जारी रहता है। वीरू राजपूत, कहाँ रहता है? बरघाट। बरघाट से इतना दूर? अच्छा, काम कहीं भी मिले करना है। किसने बुलवाया? ये वहाँ पे है ना, बैठे ना। अच्छा, उनने बुलवाया। कब से है यहाँ? यहाँ पे 20 तारीख से। और धान खरीदी की अंतिम तारीख नजदीक आते ही किसानों की बड़ी चिंता है। किसान नहीं बेच पा रहे हैं समर्थन मूल्य पर धान। बारदानों का अभाव और दोबारा मैसेज नहीं मिलने से बढ़ रही है परेशानी। एक ओर जहां देश की राजधानी दिल्ली में किसान आंदोलन चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी का अंतिम दौर जारी है। 15 जनवरी की तारीख समर्थन मूल्य पर धान के लिए 15 जनवरी की तारीख समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए अंतिम दिन है। लेकिन बालाघाट जिले में हज़ारों किसान ऐसे हैं जिनकी धान अभी तक नहीं बिक पाई है। कुछ किसानों को मैसेज का इंतज़ार है, तो कुछ किसानों को मैसेज मिलने के बाद भी धान नहीं बेच पाने का मलाल है। इसके पीछे किसानों का मानना है कि गहानी समय पर नहीं होने के कारण वे अपनी धान मैसेज प्राप्ति के बाद भी नहीं बेच पाए हैं। वहीं अब उनकी गहानी हो गई है तो दूसरी बार मैसेज ही नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी चिंताएं बढ़ गई है। आइए देखते हैं धान उपार्जन केंद्र जरेरा से बालाघाट न्यूज़ की यह ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय मैं जरेरा धान उपार्जन केंद्र पर मौजूद हूं, जहां पर आप ये तमाम तस्वीरें देख रहे हैं खरीदी केंद्र पर। तमाम यहां पे जो आसपास के किसान वे अपनी धान बिक्री के लिए यहां पे पहुंचे हुए हैं, लेकिन कई किसान ऐसे हैं जिनकी समस्याएं जो है लगातार बढ़ते जा रही है। और समस्याएं बढ़ने का कारण एक ही है कि कई किसान ऐसे हैं जिनको आज तक SMS नहीं मिला है, और कुछ किसान ऐसे भी हैं जिन बारदाने नहीं होने की वजह से अपनी धान भी नहीं बेच पा रहे हैं। कुछ किसान ऐसे भी हैं धान खरीदी केंद्र पर जिन्हें SMS तो गया, लेकिन वे गहानी नहीं होने की वजह से अपनी धान उपार्जन केंद्र पर नहीं पहुंचा पाए, लेकिन दोबारा उन्हें SMS नहीं मिला। ऐसी स्थिति में आखिर किसान कैसा महसूस कर रहा है और उसके सामने क्या कुछ मजबूरियां हैं, आइए जानते हैं। ब्रजलाल कोलारे जी बताएंगे क्या समस्या जारी है आपके सर। साथ? मेरे साथ ये समस्या है कि मैं कल यहाँ पर आया था मंडी क्षेत्र में जरेरा, तो यहाँ पर डोंगरी जी से मैंने चर्चा किया। मैंने कहा यार मेरे को 14 तारीख को मैसेज आया था, अब मुझे धान लानी है। मेरे यहाँ करने वाले भी कमी थी, और बहुत बड़ा किसान है, वो छोटा सा किसान हूँ। 2.5 एकड़ ज़मीन है मेरी, जिसको जो 40-50 कट्टी दे देता हूँ मैं। अरे SMS उनने अभी हाँ, तो मैं जब आया पूछने के लिए तो भैया बोले आपका मैसेज तो डिलीट हो गया, मतलब चले गया, बोले समय निकल गया आपका, तो अब क्या करना है? तो मैंने कहा अब धान तो देना है। मैसेज नहीं आया क्या? हाँ, नहीं आया सर मुझे। तो अब क्या स्थिति बन रही है आपके सामने, चूंकि 15 मुझे तो ध्यान देना है सर सोसाइटी को। अच्छा, कर्जा भी है आपके ऊपर में? हाँ, कर्जा है सर मेरे पे। कितने हजार का कर्जा है? लगभग 10,000 सर। वनलाल राणा। राणा जी, आपके साथ क्या समस्या जारी है? मेरे साथ समस्या वो ये कि मेरे खाते में मैंने पहले 20 कट्टी डाला था जी, उसके बाद में मेरा खाता मैं लाके डाला नहीं जी, तो खाता मेरा बंद हो गया। अब कोई समस्या है कि धान कहाँ डालूं। अब सोच रहा हूँ 2 दिन में क्या किसी न किसी की इसमें डालना पड़ेगा, या फिर कितना फसल उत्पादन हुआ है आपको? मेरे पास 150 कुंटल के लगभग है। अच्छा, तो ये एक भी धान नहीं बिकी आपकी? नहीं, सिर्फ 20 कट्टी। तो संभावना कुछ प्रभारी से आपने बात की होंगे, कुछ संभावना लग रही है कि धान? बात किया तो भाऊ बोले, उनने बताया जी कि मैं बोले कुछ हमारे पास तो ये नहीं, तुम्हारा खाता तो बंद हो गया, पहले थोड़ा सा दे दिए इसलिए बंद हो गया। तो अब खाता बंद हो चुका है, तो आपका धान तो संभावना है कि बिकेगी ही नहीं। तो फिर क्या कदम उठाएंगे आप? कल कोई साहब लोग आए थे, उनसे भी हमने समस्या की है जी, तो उनने भी बताया। हाँ, DO साहब
उनसे भी बताया तो बोले भैया उम्मीद कम है, बोले जी तुम अपनी व्यवस्था कहीं देने की और कर लो, क्या व्यवस्था करें अब देख रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यह भी है कि सरकार की नीति, जी जो एसएमएस की भाषा बनाई गई है, मैसेज आएगा तब किसान धान लेके आएगा। किसान होता है गरीब, अशिक्षित। किसानी कौन करता है? जो शिक्षित नहीं है। शिक्षित होता तो नौकरी करता, वो आदमी अशिक्षित है। आज शासन ने ला दिया कि एसएमएस, वो कैसे पढ़ ले मोबाइल में? उसके लिए हमको मोबाइल, सर्वप्रथम तो चाहिए मोबाइल, जी और 80% किसान के पास मोबाइल नहीं है। अब एसएमएस कहाँ भेजोगे? आज हमको अपनी उपार्जन, जो अपनी मेहनत है, 12 महीने की जो मेहनत है, जो साल भर किसान मेहनत करता है, उसको बेचने के लिए भी शासन के आदेश का हमको इंतजार करना पड़ता है। ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। तो आपके अनुसार कैसी नीतियाँ बनाना चाहिए सरकार को, क्या होना चाहिए? ये जो ऑनलाइन प्रक्रिया है, इसको कहीं ना कहीं शिथिल करे, कम तो करे। तो क्षीरसागर को आप सुन रहे थे, जो कि यहाँ पे सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर सेवाएं दे चुके हैं। हालांकि अभी चुनाव का जो शेड्यूल है वो डगमगाया हुआ है। इसी बीच वो यहाँ पे कुछ किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिहाज से खरीदी केंद्र पे पहुँचे थे। उनका कहना है कि समस्याएं जो है वो शासन की कुछ नीतियों की वजह से उपजी है, कि शासन को अभी भी जो डिजिटल माध्यम हो वो सही ढंग से तैयार नहीं हुआ है। इस वजह से किसानों को जो है कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है, और जब तक ऐसी नीतियों में सुधार नहीं होगा तब तक किसानों की जो समस्या है उसका समाधान नहीं होगा। उन्होंने एक बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि यहाँ पे जो केंद्र प्रभारी है वो समय पे अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते हैं। इस वजह से भी किसानों को बारदाने ले जाने में या फिर अपना धान खरीदी समर्थन मूल्य पर बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। आइए इस सवाल का जवाब और इस समस्या का जवाब अब हम सीधा केंद्र प्रभारी से लेते हैं। विवेकानंद जी बताएंगे, ये जो समस्याएं बता रहे हैं किसान, इनका समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? सर किस टाइप की समस्या? कुछ किसानों का कहना है कि उन्हें मैसेज तो आया है लेकिन वे समय पे धान नहीं पहुंचा पाए, गहानी नहीं हो पाई। ऐसी स्थिति में उनको दोबारा मैसेज नहीं आया। कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको अभी तक मैसेज नहीं आया। तो इन समस्या का समाधान कब तक होगा? नहीं सर, मैसेज सबको जा चुका है। हमारे यहाँ 30 तारीख तक सभी को मैसेज चला जा चुका है। जितने भी कृषक थे हमारे यहाँ पे पंजीकृत, सभी लोगों को 30 तारीख तक मैसेज जा चुका है। कुछ लोगों के मोबाइल ऑफ है, कुछ किसी के घूम गई है सिम, इस टाइप की भी प्रॉब्लम है। यहाँ आके पूछते तो हम बता देते कि आपका इस तारीख को मैसेज है करके। कुछ लोगों के जो मैसेज ख़त्म हो चुके हैं उन लोगों को सेकंड एसएमएस के थ्रू काम हो रहा है। लेकिन हमारे पास में सरकार की ओर से 5 एसएमएस की मतलब वो दी गई है कि आप एक दिन में 5 एसएमएस कर सकते हैं। अभी कितने किसान पेंडिंग है आपके यहाँ पंजीकृत किसान? लगभग सर हमारे पास में 150 किसान तो है खरीदी करने के लिए, बाकी की खरीदी हो चुकी है। तो एसएमएस सिस्टम को डेवलप क्यों नहीं किया जा रहा है? 5 किसानों को अगर मैसेज जाएगा तो कैसे किसान अपनी उपज बेच पाएगा? सर अभी अधिकारियों की तरफ से तो बोला गया है कि रिक्वायरमेंट भेज दिया गया है जी भोपाल की तरफ, तो 25 एसएमएस बढ़ा दिया जाएगा करके ये बोला गया है। जी, यहाँ के एक सरपंच प्रतिनिधि ने एक आरोप लगाया है कि केंद्र प्रभारी जो है यहाँ पे वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे, इस वजह से भी किसानों की समस्याएं उलझ रही। इस आरोप से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं सर, ये तो बिल्कुल सर हमारे यहाँ बराबर काटा हो जाता है। हर दिन कोई भी किसान यहाँ पे एक भी दिन नहीं जगा है। हम जब से खरीदी कर रहे हैं कोई व्यक्ति एक दिन भी नहीं सोया यहाँ पे। हर दिन हम रात के 2 बजे 12 बजे तक जैसे भी हो काटा पूरा कर लेते हैं और सभी को घर भेजा देते हैं। तो शासन स्तर की जो समस्या है उसका समाधान तो आपके हाथ में नहीं है संभव, लेकिन आप क्या कुछ मतलब प्रयास कर रहे हैं शासन स्तर तक इन बातों को पहुँचाने के लिए? सर हमने अपने उच्च अधिकारियों को ये बता दिया गया है सर कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही है करके बता दिया गया। उनकी तरफ से आश्वस्त किया गया करके कि इसका निराकरण किया जा रहा है। जो है वो जायज़ है किसानों की, क्योंकि अगर उनकी उपज नहीं बिकेगी समर्थन मूल्य पर तो निश्चित ही उन्हें बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम में अपनी उपज को बेचना पड़ेगा। इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए केंद्र प्रभारी को आप सुन रहे थे, लेकिन केंद्र प्रभारी का भी कहना है कि जब तक शासन प्रशासन स्तर से उनकी रिक्वायरमेंट को नहीं माना जाएगा तब तक किसानों की समस्याओं का समाधान जो है संभव नहीं है। अब देखना यह होगा कि 15 जनवरी जो कि लास्ट डेट है और पीक टाइम अभी खरीदी का चल रहा है, किसान बड़ी संख्या में खरीदी केंद्रों पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में अगर किसानों की धान जो है समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती है तो आगे किसान किस तरह से अपनी हताशा और परेशानी को जाया करेगा। बालाघाट न्यूज़ के लिए आप देख रहे थे यमलेश बंजारी की एक खास रिपोर्ट। और कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस का बड़ा ऐलान, 15 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक होगा सभी जिलों में चक्का जाम प्रदर्शन। 23 जनवरी को कमलनाथ की अगुवाई में होगा राजभवन का घेराव।
कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि कृषि कानूनों के खिलाफ अब सड़कों पर आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए 15 जनवरी को प्रदेश के सभी जिलों में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि 23 जनवरी को किसानों की अगुवाई में राजभवन का घेराव भी किया जाएगा। कमलनाथ ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार किसानों को खत्म करने का काम कर रही है। कृषि कानूनों की बुनियाद ही कमज़ोर है। इस कानून का केवल हम ही नहीं बल्कि एनडीए के घटक दल भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यह एमएसपी खत्म करने वाला कानून है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार के इस कानून से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए किसान मजबूर हो जाएगा। एमपी की 70% इकोनॉमी कृषि पर आधारित है। बावजूद इसके प्रदेश में 20% किसानों को ही एमएसपी का फ़ायदा मिलता है। इससे सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश के किसान ही प्रभावित होंगे।